नमस्कार। मनी 9 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बाजार उस जंक्चर पर है जहां पर थोड़ी सी बिकवाली तो हमने देखी है, थोड़ी सी बिकवाली शायद और अभी आए, लेकिन उससे पहले कई सारे बड़े इवेंट्स भी हैं। इस साल की शुरुआत हो गई है, अर्निंग्स की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे बजट की तरफ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का आना, साथ ही साथ आरबीआई की एमपीसी, बहुत सारे इवेंट्स। और इन बहुत सारे इवेंट्स के बीच में बाजार में बिकवाली, जिसमें एफआईएस की बिकवाली लगातार बीते साल से ही कंटिन्यू है। तो इन सब उतार चढ़ाव के बीच में, इन सब इवेंट्स के बीच में आपकी दिशा कैसी होनी चाहिए, बाजार में आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए, हम अलग अलग जानकारों से जुड़ते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट निपुण सर मौजूद हैं और निपुण सर से एक लंबे अंतराल के बाद आज बातचीत हो रही है। निपुण सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से शायद आपसे कुछ सालों बाद ही बात हो रही है आज। आप कोई चेंज तो आप में आया नहीं, एज इट इज़ वैसे के वैसे आज भी आप दिख रहे हो, लेकिन बाजार की दिशा में ज़रूर बदलाव आ गया है। उस समय के निफ्टी के लेवल्स और आज के निफ्टी के लेवल्स, उस समय का मार्केट और आज के मार्केट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। तो सर पहले तो आप कैसे हो, हाउ आर यू, और दूसरा कैसे देख रहे हो बाजार को अभी? सुमित, ग्रेट टू बी ऑन योर शो। काफी समय बाद इंटरेक्शन हो रहा है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। हमने मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव देखे पिछले कुछ सालों में। अब ये स्तर आया हुआ है कि मार्केट में ग्रेजुअली देख रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। आइदर कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसोलिडेशन है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी कई स्टॉक्स में आ रहा है। सो आई थिंक जिस तरह से ग्लोबल फैक्टर्स रहते हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक फैक्टर्स रहते हैं, इस तरह के उतार चढ़ाव हम मार्केट्स में कई सालों से देखते आए हैं। पिछले कुछ साल अच्छे गए हैं, इसीलिए हमने काफ़ी निवेशक मार्केट्स में आते हुए देखा है। काफ़ी ज्वाइन हुए हैं, नए निवेशक हैं। बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स आर व्हाट दे आर। मार्केट्स में अगर एक तरफी तेजी भी होती है, मंदी भी देखी है हमने, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बट आई थिंक करंटली अगर मार्केट का स्टेट देखें तो क्लियरली जो एक फ्रॉथ बना हुआ था मार्केट में। कई स्टॉक्स थे जो 100-150 के पीई पे चलते थे। अर्निंग्स कुछ लंबे थे नहीं। अर्निंग्स की विजिबिलिटी सिर्फ रिपोर्ट्स में दिखती थी या एक्सेल शीट्स में दिखती थी। तो ये सब स्टॉक्स में हमने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखा है। अभी भी कई स्टॉक्स हैं जहां पे 80-100 का के पीस देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें कुछ हद तक विजिबिलिटी दिख रही है कि अर्निंग्स आएंगे, 50-60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगा। लेकिन कम से कम ये एक्सेल शीट कैलकुलेशंस नहीं है, कम से कम ये एक एक सोशल मीडिया का हाइप बनाए हुए स्टॉक्स नहीं हैं, जो हमने पिछले 2-1 साल में काफ़ी देखे। और उस वजह से काफ़ी नए निवेशक हैं जो शायद इस ऐसे स्टॉक्स में एंटर कर गए, निवेश कर गए काफ़ी ऊंचे स्तर पर। उनको ज़रूर कुछ कंसर्न्स होंगे कि उनके पोर्टफोलियोज नेगेटिव दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 40-50% गिरावट भी आई है। सो बट नेवरदलेस आई थिंक फैक्टर्स कई हैं। अपने इंट्रोडक्शन में कहा उस तरह से कई फैक्टर्स हैं। रिजल्ट्स है, ट्रंप का आना है, टैरिफ्स किस तरह से अनाउंस होंगे, आरबीआई की पॉलिसी क्या रहेगी, बजट में क्या अनाउंसमेंट्स आएंगे, ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्निंग्स किस तरह से पैन आउट होंगे। क्योंकि पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे सितंबर क्वार्टर के, तो दिसंबर क्वार्टर पे काफ़ी नज़र रहेगी। ग्रोथ प्रोजेक्शंस थोड़े कम अब दिख रहे हैं, जो 6 महीने पहले नहीं दिख रहे थे। सो ओवरऑल आइदर स्लो डाउन कहें या इकोनॉमिक स्लो डाउन कहें, फैक्टर्स भी कुछ ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक ग्रेजुअल स्लो डाउन है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम हुआ है। तो फैक्टर्स कई हैं, बट अगर मार्केट्स इस लेवल पे जो अगर कंसोलिडेट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, तो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। साइडवेज मूवमेंट कुछ समय तक रहे तो निवेशकों की पेशेंस जरूर टेस्ट होगी। बट एक नया अलग तरीके का दौर जो हमने पिछले 3 या 4 सालों में नहीं देखा है, खास करके नए निवेशकों के लिए, वो ऐसे दौर देखें तो एक मार्केट में
निवेश करने की मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है जी। और आगे जाके मार्केट्स इससे कहीं स्ट्रांगर हो सकता है। तो निपुण सर, दो तीन चीज़ें पूछूंगा। पहले तो आपने बोला 100 के मल्टीपल वाले स्टॉक, ये बात सही है कि कई सारे नंबर्स, कई सारे स्टॉक जो महंगे थे वो और महंगे होते चले जा रहे हैं, और कई सारे अच्छे नाम जो कि निफ्टी के स्टॉक्स हैं या लार्ज कैप हैं या क्वालिटी मार्की कंपनीज हैं, वो सस्ते में मिल रही हैं, उन्हें भी कोई पूछ भी नहीं रहा है। सो महंगा बहुत महंगा हो रहा है, सस्ता और सस्ता हो रहा है। निवेशकों को वो पसंद नहीं आ रहा जो पुराना है, निवेशकों को वो पसंद आ रहा है जो नया हो। आईपीओ में डिमांड आपने खुद ही देखी किस तरह की आ रही है, लेकिन पुरानी कंपनियों को हाथ लगाने वो तैयार नहीं है। इस तरह की सिचुएशन पहले कभी हुई है या ये सिचुएशन हम नहीं देख रहे हैं बिल्कुल? हिस्टोरिकली जब भी एक नया ट्रेंड आता है, हमने 2000 के साल में आईटी कंपनीज के काफी रनअप देखा था, जहाँ पे 100 तो क्या 200 या 300 के पी भी चलते थे। और उस समय जो ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज थी, उनको ग्रेजुअली उनका सिग्निफिकेंस कम होता गया, आईटी कंपनीज का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। इसी तरह की एक्सेल शीट कैलकुलेशंस चलते थे, प्रोजेक्शंस चलते थे, और स्टॉक्स बेसिकली उसमें तेजी करवाई जाती थी, और हम इस तरह से काफी अपवर्ड मूवमेंट इस तरह से देखते थे। इसका रिफ्लेक्शन आप ग्रेजुअली देखोगे तो इंडेक्स या सेंसेक्स या निफ्टी के कॉम्पोजिशन में भी है। ओवर टाइम अगर पिछले 25 या 30 सालों में देखेंगे तो कई ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, केमिकल कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, ये सब थी एज अ पार्ट ऑफ द इंडेक्स। और ग्रेजुअली पर्टिकुलरली आपने लार्ज कैप कंपनीज की बात की, सिंस देन पिछले कई सालों में देखें तो ये साल में और 2024 के साल में, इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, एक स्टील कंपनी के बदले में जोमेटो हमको आते हुए देखा, हमने एक प्लेटफॉर्म कंपनी, एक न्यू एज कंपनी को आते हुए देखा। सो आई थिंक एक ग्रेजुअल शिफ्ट हम देखते आ रहे हैं, वेयर लार्ज कैप कंपनीज या कंपनीज जो एक ग्लोबल स्केल पे स्केल अप नहीं कर पा रही हैं, उनमें उसमें इंटरेस्ट कम देखते आ रहे हैं। ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज हैं, कई मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी कंपनीज भी हैं, जिसमें जिस तरह का ग्रोथ आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एफएमसीजी डिलीवरी कंपनीज हैं या फिर प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, उनमें ग्रोथ कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ कंपनीज जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं। एक चीज़ और निपुण सर, एफआईएस का फ्लो कंटिन्यूसली बिकवाली में है। सितंबर से लेकर अब तक 1.25 करोड़ के आसपास के एफआईएस बिकवाली कर चुके हैं। इस साल भी करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास बिकवाली अब तक हुई है। एक तथ्य कहता है कि ठीक है, एफआईएस की बिकवाली हो रही है, लेकिन वो यहाँ होकर शायद आईपीओ में जा रही है, शायद कई स्मॉल कंपनीज के अंदर हिस्सा बढ़ भी रहा है। तो एक तरफा बिकवाली तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो ये बिकवाली चल रही है या जो सेंटिमेंटली थोड़ी वीक साइड की सिचुएशन है, उसको डीआई कुछ हद तक सपोर्ट कर भी रहा है। लेकिन क्या ये थमेगा कहीं, ये नंबर जो है एफआईएस की बिकवाली का? क्या बजट के बाद या इस क्वार्टर की अर्निंग के बाद थोड़ा स्टेबल होना चाहिए? तो सुमित, जैसे का आपने करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया कि जो एक सेकेंडरी मार्केट में से एफआईएस की बिकवाली हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइमरी मार्केट में काफ़ी निवेश हो रहा है सामने, ऑफ कोर्स। और ये नंबर मोटा ब्रॉडली सिमिलर नंबर्स हैं, शायद सेकेंडरी मार्केट सेल्स थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना जरूरी है कि जिस तरह से डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और जिस तरह से यूएस में ब्याज के दर बढ़ते जा रहे हैं, हमने पिछले 4 महीनों में सितंबर के बाद, सितंबर 2024 के बाद फेड को ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स ब्याज के दर काटते हुए देखा है। लेकिन जो उधर 10 ईयर यील्ड देखें यूएस में, तो वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो एक उल्टी चाल चल रही है, विच इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, विच इज ये जनरली बॉन्ड मार्केट्स में या करेंसी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स में और इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में इस तरह से जनरली मूवमेंट बहुत रेयरली होती है। तो और उसकी वजह से क्लियरली डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, इन एंटिसिपेशन की शायद टैरिफ्स आएंगे तो उसकी वजह से यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उस वजह से डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है। तो ये दोनों कारणों से एफआई की बिकवाली हो रही है और पैसे कुछ बाहर भी जा रहे हैं। सो एक ब्रॉडली फैक्टर्स जो एफआई के हैं, वो एक चेंज होते हैं, बदलाव उनमें आता है कि प्रिज्यूमिंग कि डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, या फिर
यूएस में इन्फ्लेशन कम होता है और ब्याज के दर घटें और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स, ट्रेजरी यील्ड्स घटें, तो एक एफआई फ्लोज डेफिनेटली रिवर्स हो सकते हैं। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म में ये कहना मुश्किल लग रहा है अभी कि एफआई फ्लोज इमीडिएट टर्न अराउंड करें, लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट क्वार्टर जाएगा, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी शुरू होगी, उस तरह से उसमें किस तरह से इन्फ्लेशन पैन आउट होता है, रेट कट्स कैसे होते हैं, उस पर काफ़ी निर्भर करेगा कि एफआई फ्लोज रिवर्स होते हैं या नहीं। हमारे हिसाब से आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में शायद एक रिवर्सल आ सकता है, उससे थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक बहुत ज़्यादा रिवर्सल आ जाए एफआई फ्लोज का, ये नहीं लग रहा है। तो निपुण सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से वीक साइड पर थे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की सिलेक्टिव कंपनीज या केस टू केस बेसिस पे नंबर्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी था। इस समय जब हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं इस क्वार्टर के अर्निंग्स पे, तो ऑलरेडी मिड कैप इंडेक्स 44 के मल्टीपल पे खड़ा हुआ है, विच इज़ मतलब कि बाजार में थोड़ा करेक्शन जरूर आया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं गए हैं। सो इस सिचुएशन में जब मार्केट्स ऑलरेडी बॉयंट है, खास तौर से मिड कैप स्मॉल कैप, वहां पर हम अर्निंग से क्या उम्मीदें लेकर चलें? तो सुमित, ये क्लियरली इंडिविजुअल स्टॉक बेस्ड, कंपनी बेस्ड परफॉर्मेंस इसमें है। हम एक तरफ ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, आई थिंक ऑल टाइम से अभी भी ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं, इंडेक्स भी नहीं आया है, पी रेशोज भी नहीं आए हैं, डिस्काउंटिंग उनका क्लियरली हायर लेवल पे चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी कंपनीज भी ज़रूर हैं जो क्लियरली आइदर मैनेजमेंट का कॉल है या फिर अर्निंग्स में क्लियरली दिख रहा है कि 40-50% ग्रोथ उनमें हमने दिख रहा है, ऑर्डर फ्लोज उनके पास हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, मार्जिन्स जो पहले थे उससे आइदर इंप्रूव हो रहे हैं या मेंटेन हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंड रेज काफ़ी कंपनीज ने किया हुआ है इन पिछले 3 या 4 महीनों में, और उसका फंड यूटिलाइजेशन आइदर थ्रू रीपेमेंट ऑफ डेट या फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो या फिर न्यू क्लाइंट एक्विजिशन हो, उसकी वजह से एक क्लियरर विजिबिलिटी 2026 या 2027 की और आ रही है। सो आई थिंक इस तरह का मिड कैप और स्मॉल कैप में मूवमेंट रहेगा आगे जाके भी। इंडिविजुअल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज मिड कैप स्मॉल कैप में जरूर रहेंगी, जिसमें वैल्यूएशंस इसी तरह के स्ट्रॉन्ग रहेंगे जब तक एक उसमें एक ग्रोथ विजिबिलिटी में एक टर्न अराउंड नहीं आता है। सो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप में एक ब्रॉडर यूनिवर्स से ना देख के एक स्मॉलर यूनिवर्स जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी है, उस पर फोकस करने की जरूरत है निवेशकों को। तो निपुण सर, लास्ट ईयर जो था वो था पीएसयू के नाम, रेलवेज, डिफेंस, पावर ज़बरदस्त चले, इवन रिन्यूएबल एनर्जी बहुत चला। लेकिन जो सेक्टर नहीं चला उसमें केमिकल है, जैसे ऑटो है, लास्ट ईयर चला, लास्ट हाफ में वो भी चला, फार्मा चला, आईटी भी चल रहा है, आईटी तो अपने ऑल टाइम हाई से करीब ही है इनफैक्ट, लेकिन नहीं चला सीमेंट, नहीं चला लार्ज कैप कंपनीज लाइक रिलायंस और ये कंपनियां, या केमिकल, इनमें कोई मूव नहीं आया, शुगर, तो ये सब तो चलिए वैसे भी साइक्लिकल है। लेकिन अभी भी कहाँ पॉकेट्स में आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा वैल्यू है, थोड़ा सा वहाँ पर देखा जा सकता है, एटलीस्ट अभी नहीं तो कुछ समय के लिए एटलीस्ट? सो आई थिंक जो सेक्टर्स नहीं चले, जैसे अपना का केमिकल्स है, टू सम एक्सटेंट सीमेंट, अब हम ऑटोमोबाइल्स में भी कुछ स्लो डाउन देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक कारण की वजह से। केमिकल्स में देखें तो एक सिलेक्टिव एक या दो कंपनी में हमने शायद एक क्वार्टरली टर्न अराउंड देखा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, लेकिन अभी भी जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन है, केमिकल कंपनीज और हर स्पेशलिटी केमिकल्स ने, एग्रो केमिकल्स ने, रबर केमिकल्स ने, अलग अलग जो भी सेगमेंट्स हैं विद इन केमिकल्स, उसमें देखें तो एक जिस तरह से 2019-20 में या 20-21 में हमने जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट देखी थी रेवेन्यूज की, प्रॉफिटेबिलिटी की, उस तरह से विजिबिलिटी नहीं आ रही है। सो क्लियरली केमिकल सेक्टर है, उसमें एक सिलेक्टिवली एक या दो कंपनी में जहाँ पे टर्न अराउंड है, एक्सपेंशन है, प्रोडक्ट बेस्ड प्राइस बढ़ी है, उसमें एक बेनिफिट हो सकता है, बट वी वुडंट सी कि इमीडिएटली उसमें एक टर्न अराउंड हो। आई थिंक जो टर्न अराउंड पोटेंशियली हो सकता है या फिर एक बेटर क्वार्टरली अर्निंग्स हो सकते हैं, वो एक सीमेंट में हो सकते हैं। हमने पिछले एक या दो क्वार्टर में सीमेंट में इतना नहीं रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे, लेकिन जिस तरह से अभी ग्रेजुअली वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है या फिर प्राइस इंक्रीज, एक प्राइसिंग पावर थोड़ा बढ़ रहा है अलग अलग रीजन्स में, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसमें थोड़ी कटौती हुई है, तो उसकी वजह से जो एक बेनिफिट मिल रहा है, आई थिंक
इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में और ग्रेजुअली इस क्वार्टर में हम गवर्नमेंट का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग शायद ज़्यादा देखेंगे उसकी वजह से। सो आई थिंक एक ये सेक्टर है जिसमें एक ग्रेजुअल अपटिक आ सकता है। फार्मा एक दूसरा सेक्टर है जिसमें अभी भी हम कंसिस्टेंट ग्रोथ देखते आ रहे हैं, वेदर इट इज प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट बेस्ड, या फिर यूएस एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में है। सो आई थिंक अक्रॉस दैट स्पेस फार्मा में अभी भी इंटरेस्ट आया ऐसा लग रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑर्डर्स डिफेंस सेक्टर को मिल रहे हैं और उसकी विजिबिलिटी अगले 3-4 साल तक दिख रही है, और जितना एक्सपोर्ट्स एनकरेज हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है डिफेंस में, उस वजह से क्लियरली डिफेंस सेक्टर भी है जिसमें वैल्यूएशंस कुछ हद तक हाई बहुत हुए थे, लेकिन पिछले 3 या 4 महीनों में गिरावट की वजह से या फिर इम्प्रूव्ड अर्निंग्स की वजह से आई थिंक ग्रेजुअली एक एक प्राइस डिस्काउंटिंग सुधरता जा रहा है, वैल्यूएशन सुधरते जा रहे हैं। तो एक डिफेंस एज ए सेक्टर में ग्रोथ देख सकते हैं। ऑटोज में जिस हिसाब से हमने लोअर वॉल्यूम्स देखे हैं, एक लोअर मार्जिन्स देखे हैं, उसकी वजह से ऑटो एंसिलरी दोनों पे इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर में और अगले 1 या 2 क्वार्टर में आ सकता है। सो ये एक सेक्टर नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद फोकस करें। बट डिसाइड दैट ऑफ कोर्स आईटी में ग्रेजुअली एक साइडवेज हमने या फिर एक लोअर मार्जिन्स देखे पिछले 4 से 6 क्वार्टर में, लेकिन एक ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है, अपटिक आ रहा है। हो सकता है उसमें बेटर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आगे जाके आए। सो कुछ हैं ऐसे सेक्टर्स। पावर एक दूसरा सेक्टर है, पावर इंडस्ट्रियल्स, पीएलआई कंपनीज, कई कंपनीज हैं जिन्होंने पीएलआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, और उसमें एक क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो पॉकेट्स अलग अलग जरूर हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पे शायद वैल्यूएशंस अभी भी रिच हों, लेकिन क्लियर विजिबिलिटी ग्रोथ की वजह से अभी भी निवेश या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या कई इंस्टीट्यूशंस उसमें अभी भी निवेश करेंगे। तो एक चीज़ और निपुण सर, इम्पॉर्टेंट था ये कि पिछले साल एक रोबस्ट आईपीओ पाइपलाइन देखी, और आप भी वो नंबर देख ही रहे होंगे कि 8 करोड़ की कंपनियां 100,000 10,000 करोड़ तक जुटा रही हैं, 150, 200 गुना ऊपर सब्सक्राइब हो रहे हैं, 100% प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे हैं। ये जो आईपीओ मार्केट का एक जिस तरह की अभी ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरह की अभी तेज़ी देखी जा रही है, ये तेज़ी रहेगी क्या अभी कुछ समय और? सो आईपीओ मार्केट 2 या 3 कारणों से चलता है। एक क्लियरली सेकेंडरी मार्केट में जब अच्छी तेजी होती है तो प्राइमरी मार्केट पे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम्स किस तरह से, कई निवेशक जनरली देखते नहीं है, उनको पता भी नहीं होता है एप्लीकेशन की तब कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या बिजनेस में है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो इन्वेस्ट कर दिया। क्लियरली उसकी वजह से हम ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत देख रहे हैं। क्यूआईबी पोर्शन जो इंस्टीट्यूशनल पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत होता है, तो उसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, और रिटेल निवेशकों पे उसका एप्लीकेशन उसमें ज़्यादा होती है और वो सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो है 2-3 कारण जिसकी वजह से इतनी हेक्टिक एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट में बनी हुई है। और हमने ये भी देखा कि ग्लोबली ऑलमोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज, हाईएस्ट फंड रेज हमने डोमेस्टिक मार्केट्स में देखा है 2024 में। बट आई थिंक जैसे जैसे मार्केट्स कुछ साइडवेज मूवमेंट हम देखें, या फिर इस तरह का इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन थोड़ा लिमिटेड हो, या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम्स, और ग्रे मार्केट प्रीमियम्स का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि अगर सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट वीक होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होता है। सो जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम्स ऊपर रहेंगे, प्राइमरी मार्केट्स में ओवर सब्सक्रिप्शन रहेंगे, बट बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी मार्केट, आई थिंक ग्रेजुअली प्रीमियम्स भी हम घटते हुए देखते आ रहे हैं। कई स्टॉक्स जो लिस्टिंग पे, जो जिस तरह में कई स्टॉक्स थे जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 100% गेन्स हमने देखे थे, लेकिन ये नंबर ग्रेजुअली घटता जा रहा है, और एक सेंसिबल मूवमेंट प्राइमरी मार्केट में जरूर आगे जाके आएगी एज सेकेंडरी मार्केट स्टेबलाइज। चलिए निपुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव, वरना आपसे हम और बात करते, और हर बार की तरह आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है,
और एक बेटर क्लैरिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है मार्केट्स को लेकर। हर बार की तरह सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है आपसे अगली बार जब बातचीत होगी वो इतने लंबे गैप के बाद नहीं होगी, जल्दी आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और मुंबई में भी आपसे आके मैं जल्दी मिलने वाला हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो मार्केट्स को लेके आप राय सुन रहे थे निपुण सर की, और जो प्राइमरी मार्केट्स है, सेकेंडरी मार्केट्स है, अर्निंग्स हैं, इन सब के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।